सो हम लोग आइडियल गैसेस की बात शुरू कर रहे हैं, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम इन आइडियल गैसेज है, इसके बारे में 1864 में नॉर्वे के दो साइंटिस्ट ने बताया था, जिनके नेम हैं गुलबर्ग एंड वागे। गुलबर्ग एंड वागे ने ये वाला कॉन्सेप्ट केमिकल इक्विलिब्रियम इन आइडियल गैसेस के बारे में बताया। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के वेग, उनके रेट पर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट पर उन्होंने अध्ययन अपना किया। ठीक है, कि जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, स्टार्टिंग में तो रिएक्टेंट अपने रिएक्टेंट ही रहते हैं, मैक्सिमम जो अमाउंट रहेगी वो रिएक्टेंट की रहेगी, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, रिएक्टेंट की अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगी, और वो क्या होगा, जैसे उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी वैसे ही क्या होगा, रेट भी उसके अकॉर्डिंगली डिक्रीज होती चली जाती है। तो इससे संबंधित उन्होंने अध्ययन किया और अभिक्रिया वेग एवं अभिकारकों की सांद्रता के संबंध स्थापित किया। उस संबंध को बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। क्या है ये नियम? ये नियम हमको बताता है अभिक्रिया वेग, रेट ऑफ रिएक्शन एंड concentration of reactants, इनके मध्य जो रिलेशनशिप है उसके बारे में ये वाला नियम लॉ ऑफ मास एक्शन या द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है, ये हम लोगों को बताता रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग एवं अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है, अब ये लॉ है क्या, इसका स्टेटमेंट क्या है? तो पहले स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट है कि किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर उसकी सक्रिय मात्रा के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होगी? सक्रिय मात्रा के समानुपाती होगी। तथा रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। राइट, तो ये सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा? सक्रिय द्रव्यमान हम बोलेंगे पदार्थ की मोलर जो सांद्रता है उसको, मतलब मोल प्रति लीटर में वो कितना है। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the rate of the reaction of the substance is proportional to the active mass of the reacting substance
हिंदी में इसे लिखेंगे निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उसकी सक्रिय मात्रा के समानुपाती होती है। At constant temperature, the rate of the reaction of the substance is proportional to the active mass of the reaction substance, and rate of the chemical reaction is proportional to the product of active masses of the reactants। ठीक है, तो पदार्थ की क्रिया करने की दर तो उसकी सक्रिय मात्रा के समानुपाती होती है, एवं रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, पदार्थ की क्रिया करने की दर तो उसकी सक्रिय मात्रा के समानुपाती होगी, और रासायनिक अभिक्रिया की दर है वो जितने भी अभिकारक होंगे, जितने हमारे रिएक्टेंट होंगे, उनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगी। सो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, मान लो कि आपके पास में कोई एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कोई एक रिएक्टेंट है ए, दूसरा रिएक्टेंट है बी। तो ए के मोल है वो स्मॉल ए, बी के मोल है वो स्मॉल बी, और ये एक रिएक्शन करेंगे तो हमको मिलेगा सी एवं डी। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है, यहाँ पर दो अभिक्रिया हो रही है। एक हमारी रिएक्शन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है, और दूसरी रिएक्शन है वो है बैकवर्ड रिएक्शन। मैं स्टेटमेंट भी इसके साथ साथ ही रखता हूं। यहाँ पर एक रिएक्शन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है, दूसरी है वो बैकवर्ड रिएक्शन है। तो यहाँ पर इस एज पर द लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमारा द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है, उसके अनुसार रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या कहा इसने? अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अभिकारक कौन होंगे? ये दोनों होंगे, ए और बी। तो इसके मल्टीप्लाइड बाई बी पावर स्मॉल बी, और इज इक्वल टू के एफ इंटू ए पावर स्मॉल ए बी पावर स्मॉल बी। ऐसे ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कौन सी होगी? यहां से सी और डी मिलकर के क्या बनाए? ए और बी। ठीक है, तो यहां पर इस बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन हो जाएंगे? सी और डी होंगे इसके लिए रिएक्टेंट।
तो इनकी कंसंट्रेशन जो सक्रिय द्रव्यमान है वो ये हो गया, इज इक्वल टू के बी। यहां पर मैंने लिखा के एफ, के एफ का मतलब हो गया, ये हो गया कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये हो गया कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, इनटू सी पावर सी और डी पावर डी। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग हमने दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट लिख दी यहां पर। अब हम बात करते हैं सक्रिय द्रव्यमान की। यहां पर एक शब्द उपयोग हुआ, एक्टिव मास। सक्रिय द्रव्यमान, ये सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा? सक्रिय द्रव्यमान यहां पर एक्चुअल में मोलर कंसंट्रेशन है। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोल, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, मोल प्रति लीटर, मोल्स प्रति पर लीटर। ये हो गया एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान। तो हमको क्या मिल गया? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए यहां पर इक्वेशन मिल गई, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। यहां पर के एफ एंड के बी, ये दोनों समानुपातिक स्थिरांक हैं। These are equilibrium constant। KF है वो अग्र अभिक्रिया के लिए, और KB है वो प्रतीप अभिक्रिया के लिए समानुपातिक स्थिरांक है, जो कि अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक भी हैं, रेट कांस्टेंट भी है। तो रेट कांस्टेंट भी है। अब हम ये जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पर, साम्यावस्था पर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? एक दूसरे के इक्वल होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। साम्यावस्था पर दोनों जो अभिक्रियाएं होंगी, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया, दोनों के वेग होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, के एफ ए पावर स्मॉल ए बी पावर स्मॉल बी इज इक्वल टू के बी सी पावर स्मॉल सी एंड कैपिटल डी पावर स्मॉल डी। यहां पर जो पावर है वो बता रहा है इसके मोलों की हमको संख्या के बारे में, कि जो इक्वेशन हमने यूज की है वहां पर हमने क्या नंबर उस इक्वेशन में यूज किया, राइट। सो जब कोई केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो हम वहां पर उसके रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को यहां पर मेंशन करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इन दोनों इक्वेशन को, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों इक्वेशन से हम ये वाली एक नई इक्वेशन बना सकते हैं, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू कैपिटल सी पावर सी इंटू कैपिटल डी पावर स्मॉल डी अपॉन ए पावर स्मॉल ए एंड बी पावर स्मॉल बी। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 4। तो यहां पर हमको जो के एफ और के बी है, क्या है? दोनों समानुपातिक स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं, राइट। इन दोनों स्थिरांकों का जो रेशियो होगा उससे हमको एक नया स्थिरांक मिलेगा। दो स्थिरांक को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वहां से उनसे भी क्या होगा? एक नए स्थिरांक या एक कांस्टेंट हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ इस कांस्टेंट को हम लिखेंगे कैपिटल के से, जो इक्वल होगा किसके? के एफ अपॉन के बी के इक्वल होगा। ये जो के एफ और के बी है इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। इसको क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसको हम हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको
कहा जाता है। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये कैपिटल C पावर C इंटू कैपिटल D पावर D अपॉन कैपिटल A मोलर active mass of A and active mass of B. So K is also a constant, right, and is called equilibrium constant. तो इस K को भी क्या बोलेंगे, इसको भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे। और ये जो अपने को एक इक्वेशन मिली है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5, इस इक्वेशन नंबर 5 को हम कहेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सो इक्वेशन 5 is also known as law of chemical equilibrium, रासायनिक साम्य का नियम। इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक साम्य का नियम। और के को क्या बोलते हैं हम, साम्य स्थिरांक। ठीक है, तो अब आपने देखा कि ये जो कैपिटल के है, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, इसकी वैल्यू दोनों पर निर्भर करती है, उत्पादों एवं अभिकारकों दोनों के सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ठीक है, तो किसी भी मान लो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अगर बात कर रहे हैं तो साम्यावस्था पर क्रियाफलों की सांद्रता का गुणनफल तथा अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल का अनुपात हमेशा क्या होगा, एक स्थिरांक रहेगा, जो कि हम जिसको किस नाम से जानते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो मान होगा, जो कैपिटल के का जो मान होगा, ये मान टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हमने शुरुआत कहां से की थी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर की थी। कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसका मान स्थिर रहेगा, लेकिन अगर हमने तापमान चेंज कर दिया तो क्या होगा, इसका मान भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ the concentration of products and concentration of reactant is a constant। तो उत्पादों एवं अभिकारकों की सांद्रताओं का जो अनुपात है वो क्या होगा, एक स्थिरांक रहेगा, इज ए कांस्टेंट एंड इज known as इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि हमने पहले ही लिखा है, साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसका जो मान होगा, किसका मान, कैपिटल के का मान, वो किस पर निर्भर करेगा, तापमान पर निर्भर करेगा। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, तापमान पर ये निर्भर करता है। तापमान को अगर हम चेंज करेंगे तो कैपिटल के या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसका मान भी
परिवर्तित होगा। कम होगा या ज्यादा होगा वो निर्भर करेगा अभिक्रिया की प्रकृति पर। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, उसके ऊपर वो निर्भर करेगा। तो क्या उसमें परिवर्तन होगा वो इसी चैप्टर में, इसी यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लीस अतालिये का प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दो तरीके से व्यक्त किया जाता है, एक केसी के रूप में और एक केपी के रूप में। तो हम इन दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केसी की। ठीक है, केसी हम कब यूज करेंगे, जब हम कंसंट्रेशन को, इफ इन द एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन, इक्वेशन नंबर 5 वाला, ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट of the reaction if the concentration of reactants and products is expressed in मोल पर लीटर। ठीक है, यदि अभिक्रिया 5 वाला जो व्यंजक है, इसमें हम अभिक्रिया के विभिन्न, जो अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले विभिन्न अभिकारक और उत्पाद हैं, उनकी सांद्रता को यदि मोल प्रति लीटर में व्यक्त करें, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, देन द equilibrium constant is denoted as Kc. So Kc is equal to C, यहां पर आएगा स्मॉल सी और कैपिटल सी, स्मॉल सी, और ये हो गया कैपिटल सी स्मॉल डी। राइट, देखो ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी तो थोड़ा कंफ्यूज करेगा, सी डी के बारे में बताता हूं। सी डी क्या हो गया, सी डी इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, और ये क्या है, ये है जो आपका सी है, सी जो उत्पाद है उसकी मोलर सांद्रता है, वो है सी, सी से रिप्रेजेंट किया गया। तो कैपिटल सी ये जो हमने लिखा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये कर रहा है सांद्रता को, किसकी सांद्रता, अभी जो उत्पाद सी है उसकी सांद्रता को। राइट, इसी टाइप से सी ए पावर ए एंड सी बी पावर स्मॉल बी। तो ये हो गई इक्वेशन किसके लिए, केसी के लिए। के को हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको केसी के फॉर्म में और केपी के फॉर्म में। तो यहां पर हमको जो ये सी ए, सी बी, सी सी एंड सी डी मिले हैं, ये क्या है, ये है अभिकारकों एवं उत्पादों की मोलर सांद्रता। तो ये हो गई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और आपका सीसी और सीडी ये क्या हो गए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। राइट, सो इसको हमने रिप्रेजेंट किया किसमें, केसी के फॉर्म में। अब मान लो कि हमारी जो अभिक्रिया है वो क्या हो, उसमें अभिकारक और उत्पाद क्या हो, गैसीय अवस्था में हो। ठीक है, तो उस स्थिति में हम किस प्रकार से इसको व्यक्त करेंगे, फॉर gaseous reactions
मोलर कंसंट्रेशन के बजाय अब हम क्या लेंगे, यहाँ पर आंशिक दाब को यूज करेंगे। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन की बजाय क्या यूज करेंगे, यहाँ पर आंशिक दाब को यूज करेंगे। द concentration of the gases are expressed in the form of partial प्रेशर। ठीक है, इसको आंशिक दाब के रूप में व्यक्त करेंगे कब, जब हमारे पास में हमारे रिएक्टेंट या और उत्पाद क्या हो, गैसीय अवस्था में हो, तो उनकी सांद्रता को हम आंशिक दाब के रूप में व्यक्त करेंगे। और ये इक्वेशन बन जाएगी इस टाइप से, Kp। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, K के साथ में सबस्क्रिप्ट में P लगा रहे हैं, राइट। P रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, प्रेशर को, और Kc में C रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कंसंट्रेशन को। तो Kp वही सेम, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बट यहाँ पर Kp इसलिए लिखा है क्योंकि हम गैसियस रिएक्शंस के लिए बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा P C पावर स्मॉल c, P कैपिटल D पावर स्मॉल d, और P A पावर स्मॉल a, P B पावर स्मॉल b। ये इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर 7, और ये है अपनी इक्वेशन नंबर 6। ये किसके लिए है, ये है गैसियस अभिक्रियाओं के लिए ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 7। यहाँ पर Kp क्या है, Kp है यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शंस। और यहाँ जो हमने Pc, Pa, Pb, Pd ये जो लिखे हैं, ये क्या है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहां पर मैं लिख लेता हूं अलग से एक पेज पर। Kp is equilibrium constant in form of partial pressure, in form of partial pressure। और Pb क्या है, Pb है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A एंड B, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A एंड B। इसी टाइप से Pc एंड Pd क्या हो गए, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट C एंड D है। ठीक है, C एंड ये कैपिटल D है, सॉरी कैपिटल D है ये, और ये कैपिटल C है, C एंड D। और इसके अलावा स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d क्या यहाँ पर है, ये है यहाँ पर नंबर ऑफ molecules of number of molecules of reactant and products respectively. These are number of moles है, number of moles of reactants and products respectively। रेस्पेक्टिवली क्यों लिखा मैंने, रेस्पेक्टिवली इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर दोनों हैं, रिएक्टेंट का भी है प्रोडक्ट का भी है। तो पहले दो हो गए वो किसके हैं, रिएक्टेंट के, और बाद के दो हैं वो किसके लिए हो गए, प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पर स्मॉल a स्मॉल b रिएक्टेंट के लिए, और स्मॉल c स्मॉल d हो गए वो किसके लिए, ये हो गए प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये यहाँ पर क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, किस स्थिति में, एट इक्विलिब्रियम।
सो ये जो हम लोगों को दो इक्वेशन मिली है, केसी और केपी, ठीक है। तो जो केपी वाली इक्वेशन है, राइट, केपी इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा है, पी सी पावर सी, पी डी पावर डी, और पी ए पावर स्मॉल ए, और पी बी पावर स्मॉल बी। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 7 है, ये जो आइडियल गैसेज है, ठीक है, उन गैसेज के लिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अबोव इक्वेशन is known as law of chemical equilibrium for ideal gases, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर आइडियल गैसेस। सो यही हमारा जो इसका आदर्श गैसों के लिए इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर आइडियल गैसेस है, राइट। सो इस टॉपिक को ही हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में